इसके बाद आप तीसरे नंबर में लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है शैक्षिक समस्याओं एवं प्रबंधन समस्याओं के संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका एवं कार्य। आप हेडिंग देंगे तीसरे नंबर पर, आपको लिखना है शैक्षिक समस्याओं के प्रबंधन समस्याओं के संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका एवं कार्य। इसमें आप लिख सकते हैं भारत में क्या है, जनतांत्रिक प्रणाली कार्यरत है। आप सभी को पता है भारत में कैसी प्रणाली कार्यरत है, जनतांत्रिक प्रणाली कार्यरत है। विद्यालय भी अपनी शैक्षिक समस्याओं का और प्रबंधन अपनी समस्याओं का जनतांत्रिक प्रणाली के आधार पर हल ढूंढते हैं। इन समस्याओं के हल ढूंढने में शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जनतंत्रीय प्रबंधन में शिक्षकों की सहभागिता एक पर्यवेक्षण सदस्य तथा तकनीकी एवं विषय विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के रूप में हो सकती है। शिक्षकों की भूमिका क्या होती है, विद्यालय में एक विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के रूप में हो सकती है, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा प्रत्येक शिक्षक जो होते हैं अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। यानी कि आप भी जब विद्यालय में जाएंगे तो आपका जो विषय होगा, आप जिस विषय के महारत हासिल किए होंगे, जिस विषय से आप पढ़ाई किए होंगे, आप उस विषय के विशेषज्ञ कहलाएंगे। तो ऐसी जो भी कार्य होते हैं, जो भी तकनीकी कार्य होते हैं, उनमें एक विशेषज्ञ के रूप में भी शिक्षकों की भूमिका सुनिश्चित की जाती है। यहाँ पर हम पुनः जिक्र करना चाहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 एंड 1966 का, यानी कि 1964 एवं 66 का, जिसमें भी स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को आप पढ़िएगा 1964 और 66, उसमें लिखा हुआ है शिक्षक उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रधानाध्यापक के साथ जो अधिक अनुभवी एवं मूल्यवान है के साथ टीम की तरह मिलकर नई समस्याओं और कठिनाइयों को जो उपस्थित हो गई निरंतर आपस में परामर्श करते हुए सामूहिक बुद्धिमत्ता द्वारा उनका समाधान खोजेंगे। आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है 1964 एवं 66, इसमें ये बात लिखी गई है कि एक शिक्षक को क्या करना है, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, तो अपने गोल की प्राप्ति के लिए, अपने एम्बिशन की प्राप्ति के लिए आपको करना क्या है, जो आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, जो प्राचार्य हैं, जो कि आपसे ज़्यादा अनुभवी एवं मूल्यवान है। विद्यालय के प्राचार्य या प्रधानाचार्य किसको बनाया जाता है, जो ज़्यादा अनुभवी हो एवं ज़्यादा मूल्यवान हो। तो एक शिक्षक को क्या करना है, उनके साथ टीम की तरह मिलकर कार्य करना है और जो भी नई समस्याएं और कठिनाइयाँ जो आ रही है उनके सामने उसे प्रस्तुत करना है और निरंतर आपस में परामर्श करते हुए सामूहिक बुद्धिमत्ता द्वारा उनका समाधान भी खोजना है। यानी कि आप कह सकते हैं आपको एक टीम वर्क की तरह काम करना है, क्योंकि विद्यालय क्या होता है, टीम से चलता है। और जब आप टीम वर्क की तरह कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको चौथे नंबर पर लिखना है, चौथे पॉइंट में आप हेडिंग देंगे शिक्षक की अनुदेशन संबंधी भूमिका एवं कार्य। आपको चौथे नंबर पर लिखना है शिक्षक की अनुदेशन संबंधी भूमिका एवं कार्य। इसमें आप लिखेंगे शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ के रूप में अनुदेशन का कार्य करता है। जैसा मैंने कहा ही आपको, शिक्षक क्या होते हैं, विषय विशेषज्ञ के रूप में होते हैं। अनुदेशन की दृष्टि से शिक्षक का यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक उन्हीं विषयों का शिक्षण करता है जिसका उसने स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर अध्ययन किया है। शिक्षक क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप उसी विषय को पढ़ाते हैं जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि यूजी एवं पीजी किया है, स्नातक एवं परास्नातक का कोर्स किया है, आप उसी विषय को पढ़ाते हैं। इसीलिए शिक्षक के अनुदेशन की सफलता जो है इस बात पर निर्भर करती है कि उसे उसी विषय का ज्ञान कितना है, उस ज्ञान की प्रस्तुति वो किस ढंग से करता है और उस ज्ञान को छात्रों ने कहाँ तक अधिगम किया है, यानी कहाँ तक सीखा है, तथा उसका मूल्यांकन स्तर क्या है।
आप क्या करते हैं, आप उसी विषय को पढ़ाते हैं जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया, जिस विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जब आप उस विषय को पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि पढ़ाने के दरमियान जो चीज़ें आप अपने बच्चों को बताए, अपने छात्रों को बताए, उन्होंने उसे कहाँ तक सीखा, कहाँ तक अधिगम किया और उसका मूल्यांकन स्तर क्या था, यानी कि इवैल्यूएशन किस हद तक कर पा रहे हैं हम। अतः हम यहाँ देखते हैं कि विषय ज्ञान अर्जन के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है और कक्षा में प्रवेश से पूर्व जो प्रत्येक कक्षा के पाठ के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, सहायक सामग्री और मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करनी होगी, इन सभी को जो है हमें पहले से प्रिपरेशन करके तैयार करके जाना होगा। यानी कि आप कह सकते हैं, आप जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, जिस विषय को पढ़ाने के लिए आप क्लासरूम में जा रहे हैं, उसको लिए आपको पहले से पूरी तैयारी करके जानी होगी। यानी कि आपने TLM तैयार किया कि नहीं किया। TLM आप सभी जानते होंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और आपकी पाठ्यचर्या क्या है, आप कौन कौन शिक्षण विधि का प्रयोग करने वाले हैं, आपके मूल्यांकन की रूपरेखा क्या होगी, इन सभी का आपको पहले क्या करना है, पहले तैयारी कर लेना है। पहले उसका एक प्रतिमान तैयार कर लेना है। प्रतिमान यानी कि मॉडल्स भी आपको तैयार कर लेने हैं, जो कि आपके TLM के अंतर्गत आता है। यदि कुछ हम मॉडल्स की बात करें तो उनके नाम आप लिख सकते हैं। एक आपका आता है ग्लेजर मॉडल, दूसरा आपका है संकल्पना मॉडल, तीसरा आपका है इंक्वायरी प्रशिक्षण मॉडल। ये सब मॉडल जो हैं, इन सभी का भी प्रशिक्षण लेकर के आप बच्चों को बेहतर तरीके से अपने क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस यूनिट में जाना कि कक्षा अध्यापक प्रणाली और विषय अध्यापक आधारित प्रणालियों के प्रयोग से शिक्षक अनुदेशन को जो है प्रभावशाली बना सकता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। ये जो आपका चौथा यूनिट है, यानी कि शिक्षक की अनुदेशन संबंधी भूमिका एवं कार्य, इसे आप आसान भाषा में कह सकते हैं। आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि जब भी आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएं तो उसके पूर्व आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी में आए आप ये कहते हैं कि आप गृह कार्य के लिए बच्चों को क्या देने वाले हैं, यानी कि आप होमवर्क क्या देंगे, आपके पढ़ाने की शैली क्या होगी, आपकी शिक्षण विधियाँ कौन सी होने वाली है। आप TLM का प्रयोग कर रहे हैं तो TLM आपका कैसा है। यदि आपने कोई मॉडल तैयार किया है तो मॉडल कौन सा आपने तैयार किया है। जैसे मैं 3 का जिक्र यहाँ पर किया, ग्लेजर मॉडल, संकल्पना मॉडल, इंक्वायरी प्रशिक्षण मॉडल। तो इन सब की आपकी रूपरेखा क्या है, आपने तैयार कैसे किया है, इन सब को लेकर के ही जब हम क्लास में जाते हैं तो क्या होता है, आपका बेहतर प्रदर्शन हो पाता है, बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपको महाविद्यालय की तरफ से प्रत्येक दिन गृह कार्य दिया जाता है, यानी कि होमवर्क दिया जाता है, जिसे आप सभी के द्वारा लिख करके भेजा भी जा रहा है। तो आप क्या करते हैं, होमवर्क तैयार करने के लिए पहले क्लास को देखते हैं, क्लास की जो चीज़ें बताई गई है उसके द्वारा आप अपने होमवर्क को तैयार करते हैं। तो ये कार्य क्या करना है, आपको क्लास जाने से पूर्व करनी है। जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपका क्या है, DLED F11 के यूनिट 4 से। तो इस टॉपिक को वीडियो बनाने के लिए मैंने पहले क्या किया, पहले पूरी इसकी तैयारी की, पहला एक रूपरेखा तैयार की है, किसकी टॉपिक पर चर्चा करनी है, क्या चीज़ें आपको बतानी है, बोर्ड वर्क हमारा कैसा रहेगा। तो हर एक चीज़ तैयार करके उसके बाद हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो जिससे क्या होता है, जब भी आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाएं तो आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। यदि आपकी तैयारी अधूरी है, पूरी तैयारी करके आप नहीं गए हैं तो क्या होगा, क्लास में आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो जाएगा। आप 5वें नंबर टॉपिक पर लिखेंगे, 5वें नंबर में लिखना है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन संबंधी शिक्षक की भूमिका एवं कार्य। पाठ्य सामग्री जो भी क्रियाएं होती है उसका आयोजन के संबंधी में शिक्षकों की भूमिका एवं कार्य क्या होती है, हम इसके 5वें नंबर पर जानेंगे। इसमें आपको लिखना है शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। यानी कहते हैं शिक्षकों का मुख्य कार्य क्या होता है, या शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत केवल बौद्धिक विकास का ही नहीं, अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, संवेदनात्मक आदि विकास भी शामिल होते हैं।
यानी कि आप कह सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास इसमें आता है। इसीलिए कहा भी गया है कि शिक्षा का कार्य क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, हर तरीके से उसका विकास करना। उसका मानसिक विकास तो करना ही है, साथ ही साथ शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, संवेदनात्मक सभी विकास पर आपको गौर करना है, सभी विकास पर आपको फोकस करना है। यह विकास पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा ही संभव है। यह कैसे संभव है? जब तक हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं को नहीं लागू करते हैं तब तक यह विकास संभव नहीं है। इस सुनिश्चितता में जो है शिक्षकों की रुचि, क्षमता, योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि एक शिक्षक के पास जितना अनुभव होगा, जितना ज्ञान होगा, उतना ही बच्चों के अंदर भी सब चीज़ें भी डेवलप हो जाएगी, सब चीज़ें विकसित हो पाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक को जहाँ शिक्षण का उत्तरदायित्व का वहन करना पड़ता ही है, साथ ही साथ पाठ्येतर क्रियाओं के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। और शिक्षा कौन देता है? शिक्षक देते हैं। तो शिक्षक का उद्देश्य हो जाता है कि बालक के सर्वांगीण विकास का करना, उनके जितने भी विकास हैं सभी को लागू करना आपका कर्तव्य बनता है, आपका एक उत्तरदायित्व बनता है। तो ये कब संभव है? जब आप पूरे तन्मयता के साथ अपने कार्यों को पूरा करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाठ्येतर क्रियाओं के आयोजन में एक शिक्षक की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद आप लिखेंगे छठे नंबर पर, छठे पॉइंट पर आपको लिखना है समाज के संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका एवं कार्य। यानी कि सोसाइटी के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में एक शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसका कार्य क्या होना चाहिए। इसमें आपको लिखना है शिक्षक एक ऐसा अभिकर्ता है जो समाज को वांछित दिशा में ले जाता है। शिक्षकों के माध्यम से ही भावी पीढ़ी का निर्माण होता है। जैसा कि आपको याद होगा तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, हमने क्या किया था 1964-1966 का जो कथन था उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि भविष्य का निर्माण तो कहाँ हो रहा है? कक्षाओं में हो रहा है। तो उस कक्षा का निर्माण कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि समाज के संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका एवं कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि शिक्षक एक ऐसा अभिकर्ता होते हैं जो समाज को वांछित दिशा में ले जाते हैं। शिक्षकों के माध्यम से ही भावी पीढ़ी का निर्माण होता है। यह निर्माण समाज की आवश्यकता के अनुरूप कार्य करता है। इस प्रकार शिक्षक जो है सामाजिक परिवर्तन के केंद्र बिंदु होते हैं। अध्यापक की प्रतिष्ठा, सम्मान इत्यादि बातें भी इससे जुड़ी रहती है कि वह राष्ट्र की समस्याओं में कितने रुचि रखते हैं। यहाँ पर मुझे सर विलियम कार्ल का एक कोटेशन स्मरण हो रहा है, याद आ रहा है, जो कि हम आप सभी के बीच साझा करना चाहेंगे। सर विलियम कार्ल ने कहा है, इस संसार में अध्यापक का स्तर तब ऊंचा उठेगा जब वह अपने आप को अध्यापक कहलाने में गर्व का अनुभव करेगा। ये बहुत ही प्यारा कोटेशन है जो कि मेरा सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट है, क्योंकि सर विलियम कार्ल जी कहते हैं कि इस संसार में अध्यापक का स्तर तब ऊंचा उठेगा जब वह अपने आप को अध्यापक कहलाने में गर्व का अनुभव करेगा। इनके कही गई एक एक बातों पर आप गौर कीजिएगा तो आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो लोग शिक्षक तो बन जाते हैं लेकिन अपने आप को शिक्षक कहते नहीं है। उन्हें ये लगता है कि यदि हम कहेंगे हम शिक्षक हैं, हम अध्यापक हैं, तो कहीं मेरा स्तर गिर ना जाए। ये उन्हीं लोगों के लिए कोटेशन है जो सर विलियम कार्ल जी कहते हैं कि इस संसार में अध्यापक का स्तर तब ऊंचा उठेगा जब वह अपने आप को अध्यापक कहलाने में गर्व का अनुभव करेगा। इस कोटेशन पर आप विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और इसके पीछे शाब्दिक अर्थ क्या है। चलिए आज के क्लास का, आज के टॉपिक का हम अंतिम टॉपिक पर बात करते हैं जो हमने चर्चा कर रहे थे अपने रोल, फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ द टीचर के अंतिम टॉपिक, यानी कि 7वें नंबर में आपको लिखना है बालकों को जीविकोपार्जन और
सामुदायिक जीवन के लिए तैयार करने में शिक्षकों की भूमिका एवं कार्य, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालकों को क्या करना, आपको जीविकोपार्जन और सामुदायिक जीवन जीने के लिए भी तैयार करना है। हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके, वो अपना जीविकोपार्जन के लिए भी कार्य कर सके। तो इसमें एक शिक्षकों की भूमिका क्या होती है, शिक्षकों का कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे आपके 7वें नंबर टॉपिक में। इसमें आप सभी लिखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना तो होता ही है, इसके साथ ही साथ यह विकास ज्ञान के अतिरिक्त अन्य अंगों से भी संबंधित होता है। यही कारण है कि विद्यालय में ज्ञान के विकास के साथ साथ उन कौशलों की भी शिक्षा प्रदान की जाती है जिनको सीखकर बालक अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, यानी कि जीविकोपार्जन के लायक वो बन सकता है। आप सभी अभी डीएलएड प्रथम वर्ष में हैं, जब आप डीएलएड सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपके सेकेंड ईयर में एक पेपर कोड है जिसका नाम है S3 में आपको पढ़ना है कार्य और शिक्षा, यानी कि वर्क एंड एजुकेशन। उसके अंतर्गत हम इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी कि जीविकोपार्जन के लिए हमें कार्य कैसा करना चाहिए, हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। वर्क एंड एजुकेशन के तहत हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे आपके डीएलएड सेकेंड ईयर में। फिलहाल हम बात करते हैं आपके आज के टॉपिक के अंतर्गत। इसमें हम क्या करना है, बालक को ऐसे शिक्षित करना है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। पैरों पर खड़े का अर्थ ये हुआ कि वो कोई काम करने लगे, कोई कार्य करने लगे, वह स्वयं जीविकोपार्जन कर सके। आज जो है SUPW ही नहीं अपितु अनेक तकनीकी कार्य सीखकर बालक स्वयं क्या होता है, सक्षम हो जाता है और सामुदायिक जीवन में स्वयं का स्तर ऊंचा कर सकता है। यह केवल धन के बल पर ही नहीं अपितु विद्यालय से प्राप्त संस्कार, मूल्य, ज्ञान, जीवन जीने की कला, समुदाय में रहने की कला सीखकर ऊंचा होता है। यह सब कार्य शिक्षक सिखाता है। इसलिए शिक्षकों की भूमिका जो है इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या करते हैं, बच्चों को ज्ञान तो देते ही हैं, ज्ञान के साथ साथ उनको संस्कार भी देते हैं, उन्हें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, समुदाय में कैसे रहना है, समुदाय में कैसे किसी से बात करना है, कैसे वार्तालाप करना है, आप प्रत्येक चीज़ सिखाते हैं। तो आपकी भूमिका क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सर्वोपरि हो जाती है। हमने रोल, फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ टीचर के अंतर्गत 7 यूनिट को जाना और मेरी आप सभी से आग्रह भी है, रिक्वेस्ट भी है कि इन जो 7 नियम पर मैंने जो चर्चा की आज के वीडियो में, इन सभी को आप पालन भी करेंगे। आप जहां भी रहें, जिस विद्यालय में ज्वाइन करें, उस विद्यालय में इन सब को पालन करने का आप कार्य संपन्न करेंगे। चलिए आज की क्लास का हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि शिक्षकों की भूमिका और कार्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक के अभाव में शिक्षक की कल्पना करना ही व्यर्थ है। आप कह सकते हैं शिक्षक के अभाव में शिक्षा की कल्पना करना व्यर्थ है। संपूर्ण संगठन में प्रत्येक योजना में, उसके क्रियान्वयन में, प्रत्येक समस्या और उसके समाधान में शिक्षक जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। आप सभी किसी घटना को ले लीजिए, किसी एक्टिविटी को ले लीजिए, चाहे आपके वो महाविद्यालय के हों या आपके विद्यालय के हों या कहीं के भी हो, कोई भी कार्यक्रम होता था, कोई भी कार्य होता था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, एक शिक्षकों की होती है। इसलिए हम कह देंगे शिक्षा प्रणाली में वह अकेले इतना महत्वपूर्ण है जिसके बिना शिक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि विद्यालय से हम शिक्षक को ही हटा दें तो शिक्षा की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक क्या करते हैं, या बालक को ज्ञान और कौशल के साथ साथ मानव बनने की भी शिक्षा देते हैं। कहा भी गया है, आप सभी को यदि याद होगा तो, कि क्या होता है, शिक्षा के बिना मानव क्या होता है, पशु के समान है। बिना पूंछ वाले पशु के समान मानव को माना गया है। तो जब आदमी शिक्षित हो जाता है, जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है, मानव वो जानवर से मनुष्य बनता है, यानी कि मानव बनता है। तो मानव बनने के लिए भी हमें शिक्षा जरूरी होती है, क्योंकि शिक्षा से हमें संस्कार प्राप्त होता है, हमारे मूल्यों का निर्माण होता है और हमारे संरक्षण और
हस्तांतरण भी हम कर सकते हैं, यानी कि शिक्षा हम प्राप्त कर लिए तो फिर हम उस शिक्षा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में हस्तांतरण कर सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, यदि आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, यदि उसे आप बांटते हैं तो क्या होगा, वो घटते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। लेकिन यदि आप शिक्षा को बांटते हैं, नॉलेज को बांटते हैं तो क्या होगा, वो घटेगा नहीं बल्कि बढ़ते चला जाएगा। तो कहा भी गया है, वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि बांटने से बढ़ती है, तो वो वस्तु आपकी शिक्षा है, वो वस्तु आपकी एजुकेशन है। चलिए इसी संदर्भ में एक और कोटेशन का मुझे स्मरण हो रहा है, जो कि आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा कहा गया, इसके द्वारा कहा गया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आप नोट लिख सकते हैं यहाँ पर, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि किसी समाज में शिक्षकों के स्तर से उसकी सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति का पता चलता है। कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। किसी समाज में जो शिक्षकों का स्तर क्या है, टीचर का लेवल क्या है, उसकी संस्कृति, उसकी सामाजिक स्थिति का इसे पता चलता है। यदि आप शिक्षकों के स्तर को देखें, शिक्षकों के लेवल को देखें, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर, वहाँ के सामाजिक स्थिति का भी आप पता लगा सकते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। जो भी शिक्षकों का स्तर होता है, जो टीचर का लेवल होता है, उससे ऊपर कोई भी राष्ट्र नहीं उठ सकता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि शिक्षक के जो है अभिन्न कार्य होते हैं, बहुत कार्य होते हैं शिक्षक के, जैसे शिक्षण संबंधी, परीक्षा संबंधी, अनुशासन संबंधी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं संबंधी, गृह कार्य एवं कक्षा कार्य की नियमित जांच संबंधी उपस्थिति, शुल्क संबंधी, दैनिक एवं साप्ताहिक डायरी पूरा करने संबंधी, बैठकों में भाग लेने संबंधी इत्यादि अनेक कार्य हैं। यदि कार्य की हम सूची बनाएं तो शायद ये वीडियो कम पड़ जाएगा, लेकिन वो सूची खत्म नहीं होगी। आप सभी भी देखते होंगे शिक्षकों को जो है कितने कार्य करने पड़ते हैं। कुछ कार्य का तो मैंने यहाँ जिक्र किया, इसकी सूची बहुत लंबी है। आप विस्तार से इस पर बैठकर चर्चा करेंगे और उस सूची का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं, स्वयं से समझ सकते हैं कि एक शिक्षक को जो है कितने कार्यों का, कितने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। शिक्षकों का जो यही उत्तरदायित्व है कि वह छात्रों का शैक्षिक और चारित्रिक विकास करें, कक्षा प्रबंध करें, उचित प्रकार उन्हें शिक्षित करें, छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करें, छात्रों के व्यवसायिक, सामाजिक और नागरिकता की उन्हें शिक्षा प्रदान करें। तो अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक की भूमिका, कार्य और उत्तरदायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक इनका पालन करके कोई भी दिशा दे करके राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जा सकता है। हमने आज के क्लास में रोल, फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ टीचर के बारे में जाना। इसमें हमने जाना कि एक टीचर का क्या योगदान है और टीचर क्या क्या कर सकता है, आपकी कितनी बड़ी भूमिका है। आप एक टीचर बन रहे हैं, बहुत से च बन भी गए होंगे जो कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपकी भूमिका क्या है। आपकी भूमिका को हमने आज के क्लास में जानने एवं समझने का प्रयास किया, जो कि आपके DLED F11 के यूनिट 4 के अंतर्गत था। इस वीडियो में हमने, जिसे मैंने कहा, टीचर के बारे में, रोल, फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ टीचर के बारे में जाना। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अच्छे शिक्षक के गुण, यानी कि क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर। वो कौन कौन से गुण होने चाहिए एक अच्छे टीचर में, एक बेहतर टीचर में, वो कौन कौन से गुण समाहित होने चाहिए, वो कौन कौन से गुण हैं, इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में, यानी कि इस क्लास के पार्ट 2 में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।